नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एस&डी सोशियोलॉजी क्लासेस पर। और मैं ऐसा आशा करता हूं कि आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी एवं आप लोग पीजीटी को अब ज़ोरों शोर से लगे होंगे, क्योंकि पीजीटी का पेपर अब ज़्यादा दिन नहीं रहा। 2022 वाली भर्ती का वह 15 और 16 अक्टूबर को होगा। और हम लोग यहाँ पर यूपी पीजीटी के प्रीवियस ईयर प्रश्नों को देख रहे हैं, जिसमें 2016 का प्रश्न पत्र हम लोग देख रहे हैं, 2021 का देख चुके हैं और 2016 का है। इसमें हम लोग फर्स्ट पार्ट में 30 प्रश्न देख चुके हैं। आज दूसरा पार्ट होगा, 31वें प्रश्न से हम लोग देखेंगे। इसमें आज का पहला प्रश्न है और आप लोगों से एक निवेदन है मेरा कि आप लोग इस क्लास को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें एवं कमेंट के माध्यम से जो भी त्रुटियां हो रही हों उसे ज़रूर मुझे अवगत करवाएं, क्योंकि आने वाले क्लासेस में उन त्रुटियों से बचा जा सके। आज का पहला प्रश्न है, जब कोई निम्न हिंदू जाति या कोई जनजाति या कोई अन्य समूह किसी उच्च या प्रायः द्विज जाति की दिशा में अपने रीति रिवाज, कर्मकांड, विचारधारा और जीवन पद्धति को बदल लेता है तो इस प्रक्रिया को कहते हैं। ऑप्शन ए है आधुनिकीकरण, ऑप्शन बी है सार्वभौमिकरण, ऑप्शन सी है पश्चिमीकरण, ऑप्शन डी है संस्कृतिकरण। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, संस्कृतिकरण। यह संस्कृतिकरण की अवधारणा एम.एन. श्रीनिवास द्वारा दिया गया था कुर्ग जाति के अध्ययन के उपरांत एवं उसी में जिसका सबसे पहले एम.एन. श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण के स्थान पर ब्राह्मणीकरण शब्द को दिया था। इसका विरोध होने के उपरांत उन्होंने इसका नाम बदलकर संस्कृतिकरण कर दिया एवं कुर्ग जाति का अध्ययन के उपरांत इन्होंने इस प्रक्रिया को देखा था, जो मैसूर के क्षेत्र में पाई जाती है। जिस गांव का इन्होंने अध्ययन किया था उस गांव का नाम रामपुरा गांव था। आगे हम प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी औपचारिक सामाजिक नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आती है? ऑप्शन ए है कानून, ऑप्शन बी है जेल, ऑप्शन सी है धर्म, ऑप्शन डी है राज्य। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, धर्म। धर्म जो है वह औपचारिक रूप से सामाजिक नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आती है। बाकी कानून, जेल, राज्य यह सामाजिक नियंत्रण के औपचारिक एजेंसियां हैं। परिवार, नातेदारी, पड़ोस यह सब अनौपचारिक एजेंसियां हैं सामाजिक नियंत्रण के। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्न वर्ण का पुरुष जब उच्च वर्ण की कन्या से विवाह करता है तो उसे कहते हैं। ऑप्शन ए है अनुलोम विवाह, ऑप्शन बी है प्रतिलोम विवाह, ऑप्शन सी है एक विवाह, ऑप्शन डी है बहुविवाह। तो यह ऑप्शन बी सही होगा, प्रतिलोम विवाह। विवाह का एक नियम जिसके अनुसार लड़की का विवाह अपने से नीचे कुल में किया जाता है, अर्थात पत्नी अपने पति से ऊंचे कुल की होती है, तब इस प्रकार का विवाह प्रतिलोम विवाह कहलाता है। उसके उलट जब पुरुष अपने से निम्न वर्ण की कन्या से विवाह करता है तो उसे अनुलोम विवाह कहा जाता है। अनुलोम विवाह ही भारत में मान्यता प्राप्त अनुलोम विवाह ही थी। प्रतिलोम विवाह बहुत कम मान्य होता था एवं उसे निम्न कोटि का विवाह कहा गया था। हम देखते हैं एक विवाह होता है, जैसे एक लड़का एवं लड़की जब एक बार में एक ही विवाह करते हैं तो उसे एकल विवाह कहते हैं। बहुविवाह जैसे कभी कभी क्या होता है कि एक पुरुष अनेक स्त्रियों से विवाह कर लेता है एवं इसी के साथ ऐसे भी होता है कि कई बार एक महिला एक या एक से अधिक पुरुषों से भी विवाह कर लेती है तो उसे बहुविवाह कहते हैं। आगे हम प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने सामूहिक प्रतिनिधान को भी अवधारणा दी है? ऑप्शन ए है वेबर, ऑप्शन बी है दुर्खिम, ऑप्शन सी है कांट, ऑप्शन डी है स्पेंसर। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, दुर्खिम जो है उन्होंने सामूहिक प्रतिनिधान की अवधारणा दी थी। दुर्खिम सामूहिक निधान का मतलब होता है सामूहिक चेतना की अभिव्यक्ति किसी प्रतीक या चिन्ह के रूप में होती है, जो यह सामूहिक प्रतिनिधान होता है, जैसे राष्ट्रीय झंडा भारत का, धार्मिक पुस्तक या भारत का राज्य चिन्ह अशोक स्तंभ। यह सब सामूहिक प्रतिनिधान का केंद्र बिंदु है या सामूहिक प्रतीक है। इसके आगे जो दुर्खिम है, इन्होंने सामूहिक प्रतिनिधान की अवधारणा देते समय दो चीज़ों का और उल्लेख किया था। एकता के आधार पर समाज को दो भागों में बांटा
यांत्रिक एकता एवं सावयवी एकता। यांत्रिक एकता यह सरल समाजों की देन है एवं सावयवी जो एकता है वह आधुनिक समाजों की देन है। इसी के साथ उन्होंने देखा था दो चीज़ों को और उन्होंने रखा। जो यांत्रिक एकता है उसमें दमनात्मक कानून पाए जाते हैं और जो सावयवी एकता है उसमें प्रतिकारी कानून या क्षतिपूर्ति के वाले कानून पाए जाते हैं। आगे हम प्रश्न देखते हैं। यह मैं बता चुका हूँ ऊपर के वीडियो में। भारत में प्रचंड बेरोजगारी पाई जाती है। ऑप्शन ए है औद्योगिक क्षेत्र में, ऑप्शन बी है कृषि क्षेत्र में, ऑप्शन सी है व्यापारिक क्षेत्र में और ऑप्शन डी है सेवा क्षेत्र में। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, कृषि क्षेत्र में। भारत में कृषि क्षेत्र में प्रचंड बेरोजगारी अधिक पाई जाती है। बेरोजगारी का अस्तित्व श्रम की मांग और उसकी आपूर्ति के बीच स्थिर अनुपात पर निर्भर करता है। आगे हम प्रश्न देखते हैं। इसके आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने स्थानीयकरण एवं सार्वभौमिकरण की जुड़वा अवधारणाओं का विकास किया? ऑप्शन ए है यस्सी दुबे, ऑप्शन बी है जीएस गुरिये, ऑप्शन सी है मैकिम मेरियट, ऑप्शन डी है आंद्रे वित्तेई। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, मैकिम मेरियट। जो मैकिम मेरियट हैं इन्होंने स्थानीयकरण एवं सार्वभौमिकरण की अवधारणा को, जुड़वा अवधारणाओं को दिया था। इन्होंने इसे रेडफील्ड से लिया था। रेडफील्ड ने लघु परंपरा एवं बृहद परंपरा बताई थी। लघु परंपरा वह जो स्थानीय स्तर पर पाया जाता है, जैसे लोक कथा, प्रथाएं, इस तरह की जो है वह स्थानीय होता है। लघु परंपरा है। तो और जो दीर्घ परंपराएं हैं जैसे कि रामायण, महाभारत, कृष्ण लीला या रामलीला, यह जो होता है यह दीर्घ परंपरा या सार्वभौमिकरण है। इसी का इन्होंने मैकिम मेरियट ने किशनगढ़िकाओं का अध्ययन करते हुए इन दोनों अवधारणाओं को दिया था। इनका कहने का तात्पर्य था कि कभी कभी ऐसा होता है कि जो दीर्घ परंपराएं हैं या स्थानीय जो चीज़ है उसका विकास सार्वभौमिक या बड़े स्तर पर जब होता है तो उसे सार्वभौमिकरण कहते हैं। और कभी कभी जो सार्वभौमिक चीज़ें होती हैं उनका सिकुड़न शुरू हो जाता है तो उसे स्थानीयकरण की प्रक्रिया कहते हैं। यह मैकिम मेरियट ने किशनगढ़िकाओं का अध्ययन करते हुए बताया था। आगे प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, भारत में जजमानी व्यवस्था का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया था? ऑप्शन ए है यस्सी दुबे, ऑप्शन बी है एम एन श्रीनिवास, ऑप्शन सी है एच एम जॉनसन और ऑप्शन डी है डब्ल्यू.एच. वाइजर। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, डब्ल्यू.एच. वाइजर। डब्ल्यू.एच. वाइजर पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ग्रामीण भारत में जजमानी प्रथा का अध्ययन किया। अंतर पारस्परिक एवं अंतर्जातीय संबंधों पर आधारित परंपरागत पेशेवर कर्तव्यों की एक ऐसी व्यवस्था जजमानी के नाम से जाना जाता है, जिसमें जजमान से जिसे संरक्षक कहते हैं और कामीन सेवादारों के बीच के संबंध की प्रकृति स्वामी और दास की होती है। इसका एक मैं इसे और सरल शब्दों में बताता हूँ कि पहले देखे होंगे ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी होता है कि कुछ ऐसी जातियाँ हैं जिनको स्पेसिफिक कार्य दिए गए हैं। जैसे बाल काटने के लिए नाई का काम है, बर्तन बनाने के लिए कुम्हार का काम है, कपड़ा धुलने के लिए धोबी का काम है, बर्तन धुलने के लिए गौड़ जो एक जात होती है उनका काम है। तो यही सब मिल के जो ब्राह्मण है वह धार्मिक कार्य या पूजा पाठ का काम करता है, धार्मिक कर्मकांड का काम ये लोग करते हैं। तो जो पहले था कि जैसे मान लीजिए कि ब्राह्मण जो लोग थे वह किसी के घर जाके कथा कह देते थे या धार्मिक कर्मकांड करा देते थे, उसके बदले उनको जो जजमान होते थे वह कुछ पैसे, अनाज और कपड़े दे देते थे। आज के तौर पे तो पैसे दिए जाते हैं, पहले पैसे ज़्यादा ही दिए जाते हैं। पहले क्या होता था, पैसे इतना नहीं था तो पहले कपड़े और अनाज दे दिया जाता था और उसके बदले उनके घर वह व्यक्ति जाकर कुछ काम करता था और उसके बदले उनसे कुछ उपहार लेता था। यह प्रक्रिया चलती थी, लेकिन इसके लिए दो शब्द यूज होते थे। जो जिसके घर मान लीजिए हम सेवा देने गए हैं उसे जजमान कहा जाता था एवं जो सेवा देने गया है उसे कामिन कहा जाता था। लेकिन जो ब्राह्मण थे, धार्मिक कर्मकांड कराने जाते थे, उनके लिए कामिन शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता था। और विलियम वाइजर जो थे उन्होंने करीमपुर गांव का अध्ययन करके, इसका उत्तर प्रदेश के करीमपुर गांव का अध्ययन करके इस अवधारणा को, जजमानी व्यवस्था को दिया था एवं इन्होंने उसी के नाम से एक पुस्तक लिखी, द हिंदू जजमानी सिस्टम। आगे हम प्रश्न देखते हैं। धर्मनिरपेक्षीकरण का अर्थ है सभी धर्मों को समान सम्मान देना,
ऑप्शन बी है किसी धर्म में विश्वास न करना, ऑप्शन सी है प्रत्येक धर्म के प्रति नफरत, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, सभी धर्मों को समान सम्मान देना। धर्मनिरपेक्षीकरण शब्द जो है वह पश्चिमीकरण से प्रभावित है और इस तरह की सुविधाएं या जो भी चीज़ें हैं वह पश्चिम से ही भारत के तरफ या अन्य देशों के तरफ अग्रसर हुआ है। आगे हम प्रश्न देखते हैं। अनुसूचित जनजातियों को किसने पिछड़े हिंदू शब्द से संबोधित किया? ऑप्शन ए है बी.एस. गुहा, ऑप्शन बी है जी.एस. घुरिये, ऑप्शन सी है काका कालेलकर, ऑप्शन डी है बी.आर. अम्बेडकर। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, जी.एस. घुरिये। जी.एस. घुरिये ने भारतीय जनजातियों के हिंदूकरण की प्रक्रिया का विवरण दिया है। इनके अनुसार जनजातियाँ पिछड़े हिंदुओं की पहचान है। घुरिये ने कहा, जो जी.एस. घुरिये हैं वह प्रथम भारतीय व्यक्ति थे जिन्होंने समाजशास्त्र में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की एवं उन्हें पहले भारतीय व्यक्ति हैं जिन्हें बम्बई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग का विभागाध्यक्ष बनाया गया। एवं उन्होंने उनकी शिष्या इरावती कर्वे हुई एवं जो घुरिये थे इन्हें भारत विद्याध्ययन दृष्टिकोण का कर्ता धर्ता माना जाता है। इसी के साथ जो घुरिये हैं इन्हें भारतीय समाजशास्त्र का पिता कहा जाता है। जब जनजातियों की बात आई थी, अनुसूचित जनजातियों की जब बात आई थी, तो उस समय बेरियर एल्विन ने इन्हें अलगाव का सिद्धांत दिया था जनजातियों के लिए। एवं घुरिये ने आत्मसातकरण का सिद्धांत दिया जनजातियों के बारे में, और इन्होंने कहा कि जो अनुसूचित जनजातियां हैं उनको हिंदुओं में ही मिला देना चाहिए। आगे हम प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रघटनाशास्त्र का प्रणेता माना जाता है? ऑप्शन ए है लारी स्प्रिंगलर, ऑप्शन बी है अल्बर्ट हसरेल, एडमंड हुसरेल होता है, वो गलत लिखा हुआ। ऑप्शन सी है पीटर वर्गर और ऑप्शन डी है टी लकमैन। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, एडमंड हसरेल इन्हें प्रघटनाशास्त्र का प्रणेता माना जाता है। हसरेल पहले व्यक्ति थे जिन्होंने फिनोमिनोलॉजी शब्द को परिभाषित किया एवं एक विधा के रूप में विकसित किया। जो फिनोमिनोलॉजी शब्द है इसको सबसे पहले हीगल ने दिया था। 1807 में एक पुस्तक लिखी थी फिनोमिनोलॉजी ऑफ माइंड। इसी पुस्तक में इन्होंने फिनोमिनोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। फिनोमिनोलॉजी जो होता है उसका उद्देश्य होता है समाज की वास्तविकता को जानना। आगे एक सिद्धांत के रूप में प्रघटनाशास्त्र को एडमंड हसरेल ने दिया था। इसके आगे समाजशास्त्र में इसे लाने का श्रेय अल्फ्रेड शुट्ज को जाता है। आगे हम प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा श्वेतवसन अपराध है? ऑप्शन ए है उठाईगिरी, ऑप्शन बी है धृत कीड़ा, ऑप्शन सी है चोरी, ऑप्शन डी है घूसखोरी। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, घूसखोरी। श्वेतवसन अपराध आर्थिक रूप से प्रेरित अहिंसक व्यापार और सरकार के पेशेवरों द्वारा किया जाता है। यह एक प्रतिष्ठित व उच्च सामाजिक व्यक्ति द्वारा किया जाता है, जैसे घूसखोरी। श्वेतवसन अपराध की अवधारणा सर्वप्रथम सदरलैंड द्वारा दी गई थी। सदरलैंड ने इसका अध्ययन एवं इसका उल्लेख जो सबसे पहले किया उसे अमेरिका के मांस उद्योग में उन्होंने देखा था। इसका तात्पर्य है जैसे भाई भतीजावाद, सरकारी काम में भाई भतीजावाद या घूस लेना, ये सब चीज़ें श्वेतवसन अपराध हैं। इसमें हिंसा नहीं होता है। यह एक ऐसा अपराध है जो अहिंसक होता है। आगे हम प्रश्न देखते हैं। किसने परिभाषित किया है सामाजिक परिवर्तन के केवल उन्हीं परिवर्तनों को समझा जा सकता है जो सामाजिक संगठन अर्थात समाज के ढांचे और प्रकारों में घटित होते हैं? ऑप्शन ए है जिन्सबर्ग, ऑप्शन बी है डेविस, ऑप्शन सी है ग्लिनम, ऑप्शन डी है मैकइवर पेज। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, डेविस ने सामाजिक परिवर्तन को परिभाषित करते हुए कहा था कि सामाजिक परिवर्तन में केवल उन्हीं परिवर्तनों को समझा जाता है जो सामाजिक संगठन अर्थात समाज के ढांचे और प्रकारों में घटित होते हैं। आगे हम प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, एक वयस्क अपराधी और बाल अपराधी में भेद करने का मुख्य आधार क्या है? ऑप्शन ए है
गंभीर अपराध, ऑप्शन बी है दुराचरण, ऑप्शन सी है आयु, ऑप्शन डी है गिरफ्तारी करवाना। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, आयु। आयु जो है वह वयस्क अपराधी और बाल अपराधी में भेद का मुख्य आधार है। आगे हम देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने समाज के सावयवी सिद्धांत को प्रतिपादित किया? ऑप्शन ए है स्पेंसर, ऑप्शन बी है दुर्खिम, ऑप्शन सी है वेबर, ऑप्शन डी है कांट। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, इसमें ऑप्शन बी सही है, दुर्खिम। दुर्खिम समाज का सावयवी जो निम्नलिखित में से किसने समाज का सावयवी जो सिद्धांत था वह था स्पेंसर का, क्योंकि सामाजिक उद्विकास का इन्होंने सिद्धांत दिया था। और दुर्खिम जो थे उन्होंने सावयवी एकता एवं यांत्रिक एकता दिया था। इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, मुझे थोड़ा देखने में गलती हो गई। आगे हम देखते हैं, स्पेंसर ने सावयवी सिद्धांत का प्रतिपादन किया। स्पेंसर ने मानव समाज के एक ऐसे जीवित निरंतर बढ़ते हुए सावयव के रूप में व्याख्या की जो धीरे धीरे सरल से एक जटिल व्यवस्था का रूप ले लेता है। इसे स्पेंसर ने दिया था, क्योंकि स्पेंसर पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत दिया था, और वह उद्विकास का सिद्धांत डार्विन के जैविक उद्विकास से प्रेरित था। डार्विन के जैविक उद्विकास से प्रेरित था। आगे हम प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गोल गधेड़ों किस जनजाति से संबंधित है? ऑप्शन ए है भील, ऑप्शन बी है नायर, ऑप्शन सी है टोडा, ऑप्शन डी है खरिया। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, भील। भील जनजाति जो गोल गधेड़ों नृत्य है, यह एक नृत्य है। यह भील जनजाति से संबंधित है। यह भारत का दूसरा बृहत्तम जनजातीय समुदाय है जो मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र में निवास करती है। जो भारत की पहली सबसे बड़ी जो जनजाति है वह है मीणा जनजाति है जो मध्य प्रदेश में, जिसकी जनसंख्या सबसे अधिक पाई जाती है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र के इलाकों में इस जनजाति को पाया जाता है। आगे हम प्रश्न देखते हैं, जे.एस. मिल ने कांट के नवीन विज्ञान के लिए क्या नाम प्रस्तावित किया था? ऑप्शन ए है सोशल फिजिक्स, ऑप्शन बी है इकोलॉजी, ऑप्शन सी है इथोलॉजी, ऑप्शन डी है सोशल फिलॉसफी। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, इथोलॉजी। जे.एस. मिल ने कांट के समाजशास्त्र के लिए इथोलॉजी या नीति शास्त्र का प्रयोग किया, लेकिन विद्वानों ने इसे अस्वीकार कर दिया था। जे.एस. मिल ही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कांट के समाजशास्त्र पर प्रश्न चिन्ह उठाते हुए कहा था कि समाजशास्त्र दो भाषाओं की अवैध संतान है। और ऐसे ही ब्रिस्टीड ने कहा था कि समाजशास्त्र दो भाषाओं की दोगली संतान है। एवं जो जे.एस. मिल थे, इन्होंने अगस्त कांट के समाजशास्त्र के लिए दूसरा नाम जो सुझाव दिया था वो था इथोलॉजी, जिसे नीति शास्त्र कहते हैं। इसका उस समय के समाज वैज्ञानिकों ने घोर विरोध किया एवं उसे अस्वीकार कर दिया। आगे हम प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, कृषक समाज आधा समाज है, ऐसा किसने कहा? ऑप्शन ए है जॉर्ज फास्टर, ऑप्शन बी है रेडफील्ड, ऑप्शन सी है एम.एन. श्रीनिवास, ऑप्शन डी है ऑस्कर लेविस। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, जॉर्ज फास्टर। जॉर्ज फास्टर ने कहा है कि कृषक समाज आधा समाज है। जो भारत में आंध्र में तेई हैं, उन्होंने भारत में कृषक समाज को पिछड़ा समाज कहा था। ऑस्कर लेविस ने गरीबी की संस्कृति की अवधारणा दी, जिसमें कहा था कि गरीबी की संस्कृति पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होती रहती है। आगे हम प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, जब हम परिवार को व्यक्तियों के एक गठित समूह के रूप में देखते हैं तब इसे कहा जाता है। ऑप्शन ए है समिति, ऑप्शन बी है संस्था, ऑप्शन सी है समुदाय, ऑप्शन डी है वाह्य समूह। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, समिति। जब हम परिवार को व्यक्तियों के एक गठित समूह के रूप में देखते हैं तब इसे समिति कहा जाता है। इसको परिभाषित करते हुए मैकाइवर पेज ने कहा कि समिति में सदस्यता इंगित करती है, समिति सदस्यता को इंगित करती है एवं समुदाय में ऐसा नहीं है। समिति में सदस्यता ऐच्छिक होती है, लेकिन समुदाय में सदस्यता अनिवार्य होती है। आगे हम प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है,
भारत में सरकारी सेवा में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रतिशत क्या है? ऑप्शन ए है 21%, ऑप्शन बी है 27, ऑप्शन सी है 22, ऑप्शन डी है 28। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, 27। भारत में सरकारी सेवा में पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण का प्रावधान है। यह बीपी मंडल आयोग द्वारा, द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष बीपी मंडल द्वारा इस आरक्षण को पिछड़े जातियों के लिए दिलवाया गया एवं उनके प्रस्ताव को ही सरकार ने स्वीकार कर इसे लागू किया था। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष काका कालेलकर थे, जिन्होंने पिछड़े वर्ग का आधार पिछड़ा होने का, पिछड़े जातियों के लिए जो पिछड़ा होने का उन्होंने आधार रखा था उसे जाति रखा था। लेकिन बीपी मंडल आयोग जो था, द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग, उसने पिछड़ा होने का 2 मानदंड निर्धारित किए, पहला शैक्षणिक, दूसरा सामाजिक। लेकिन कभी कभी पेपर में तीसरा भी आ जाता है, आर्थिक पिछड़ापन। आर्थिक पिछड़ापन तो नहीं था, लेकिन पेपर में अगर तीनों दिया है तो हम तीनों लगाएंगे। अगर 2 बस दिया है, सामाजिक और शैक्षणिक, तो सामाजिक और शैक्षणिक ही हम लगाएंगे, तब भी सही होगा। आगे हम प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से किसने समाज संरचनाकरण की अवधारणा दी है? ऑप्शन ए है गिडेंस, ऑप्शन बी है लेविस्ट्रॉस, ऑप्शन सी है पार्सन्स, ऑप्शन डी है सॉसरे। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, एंथनी गिडेंस। संरचनाकरण की अवधारणा एंथनी गिडेंस ने अपनी पुस्तक सेंट्रल प्रॉब्लम्स इन सोशल थियरी एंड ए कंटेम्पररी क्रिटिक ऑफ हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म में की है। गिडेंस लिखते हैं कि संरचनाओं का निर्माण मनुष्यों द्वारा होता है, किंतु ये ही संरचनाएं बाद में मनुष्यों की क्रियाओं को निर्धारित करने के साथ साथ उन क्रियाओं को संभव भी बनाती हैं। इन्होंने संरचनाकरण का इन्होंने परिभाषित किया था, संरचनाकरण को इन्होंने परिभाषित किया था। जो गिडेंस हैं, इन्होंने स्थान दूरीकरण का सिद्धांत दिया था एवं इतना ही नहीं, इन्होंने क्रेडेंशियल सोसाइटी की भी अवधारणा दी थी। आगे हम देखते हैं। प्रश्न है, समाजशास्त्र की पद्धतिशास्त्र में आदर्श प्रारूप की अवधारणा को किसने विकसित किया है? ऑप्शन ए है अगस्तान, ऑप्शन बी है दुर्खिम, ऑप्शन सी है वेबर, ऑप्शन डी है स्पेंसर। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, वेबर। आदर्श प्रारूप की अवधारणा मैक्स वेबर का है। अनुकूलन रीति के आधार पर वेबर सामाजिक क्रिया के 4 आदर्श बताते हैं। पहला है विवेक संगति लक्ष्यानुकूलित क्रिया, यानी कि यह क्रिया है, क्रिया को उन्होंने 4 भागों में बांटा। विवेक, दूसरा है विवेक संगति मूल्यानुकूलित क्रिया, तीसरा है भावनात्मक क्रिया और चौथा परंपरागत क्रिया है। यह क्रिया के 4 प्रकार इन्होंने बताए थे। आगे हम देखते हैं। किसने कहा है कि मद्यपान अनियंत्रित पीना है? ऑप्शन ए है WC रेकलेस, ऑप्शन बी है W रोजर, ऑप्शन सी है EH जॉनसन और ऑप्शन डी है ES बोगार्डस। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, WC रेकलेस। WC रेकलेस ने कहा है कि मद्यपान अनियंत्रित पीने का नाम है। आगे हम प्रश्न देखते हैं। परंपरागत हिंदू समाज में विवाह के उद्देश्यों का सही क्रम क्या है? ऑप्शन ए है प्रजा, रति एवं धर्म, ऑप्शन सी है प्रजा, धर्म एवं रति, ऑप्शन सी है धर्म, प्रजा और रति, ऑप्शन डी है धर्म, रति एवं प्रजा। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, धर्म, प्रजा और रति। धर्म का मतलब होता है हिंदू विवाह जो होता है हिंदू समाज में उसे धार्मिक माना गया है। प्रजा मतलब होता है बच्चों का प्रजनन, पालन पोषण। रति का मतलब होता है इंद्रिय सुख या यौन सुख की प्राप्ति। इसे हिंदू धर्म में हिंदू विवाह का उद्देश्य माना गया है। यह KM कपाड़िया एवं PH प्रभु द्वारा दिया गया था। आगे हम प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, व्यवसाय और केवल व्यवसाय ही जाति प्रथा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है, यह किसने कहा था? ऑप्शन ए है R नेस्फील्ड, ऑप्शन बी है GS घुरिये, ऑप्शन सी है MN श्रीनिवास, ऑप्शन डी है GH हट्टन। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, R नेस्फील्ड। R नेस्फील्ड का मत है कि व्यवसाय और केवल व्यवसाय ही जाति प्रथा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है। जाति प्रथा की उत्पत्ति के लिए कुछ सिद्धांत दिए गए हैं, जिसमें पहला है प्रजाति का सिद्धांत। यह प्रजाति का सिद्धांत था वह रिजले ने दिया था। प्रजातीय उत्पत्ति का सिद्धांत, जाति की प्रजातीय सिद्धांत जो था उसे रिजले ने दिया था। राजनीतिक सिद्धांत जो था उसको घुरिये ने दिया था एवं उसके कुछ और समर्थक भी थे। इसके आगे उद्विकासी सिद्धांत इवेटसन ने दिया था। धार्मिक सिद्धांत होकार्ट एवं सेनाट ने दिया था एवं व्यवसाय का सिद्धांत
व्यावसायिक सिद्धांत, जाति उत्पत्ति का व्यावसायिक सिद्धांत नेस्फील्ड ने दिया था। इस तरह जाति उत्पत्ति के 5 सिद्धांत हैं। अगला हम प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, प्रभु जाति की अवधारणा किसने दी है? ऑप्शन ए है के एम कपाड़िया, ऑप्शन बी है एम एन श्रीनिवास, ऑप्शन सी है जी एस घुरिये, ऑप्शन डी है ए आर देसाई। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, एम एन श्रीनिवास। एम एन श्रीनिवास ने प्रभु जाति की अवधारणा दी। उस जाति को प्रबल या प्रभु जाति कहा जाता है जो गांव अथवा क्षेत्र विशेष में आर्थिक एवं राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। इसका उन्होंने कुर्ग जाति का अध्ययन करते हुए दिया था एवं कहा था कि जो प्रभु जाति होती है उसके पास आर्थिक शक्ति, राजनीतिक शक्ति एवं संख्यात्मक बल होना अनिवार्य है। लेकिन इसके उलट यश दुबे ने एम एन श्रीनिवास की आलोचना करते हुए कहा कि ऐसा नहीं है कि प्रभु जाति है, क्योंकि जाति जो है वह बिखरी स्थिति में या विस्तृत एरिया में पाया जाता है, विस्तृत क्षेत्र में पाया जाता है। प्रभुत्व व्यक्ति की अवधारणा यश दुबे ने दिया था। आगे हम प्रश्न देखते हैं। अभौतिक संस्कृति की अवधारणा किसने दी? ऑप्शन ए है सोरोकिन, ऑप्शन बी है मैक्स वेबर, ऑप्शन सी है पेरेटो, ऑप्शन डी है आगबर्न। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, आगबर्न। आगबर्न ने अपनी पुस्तक सोशल चेंज 1922 में संस्कृति को 2 भागों में बांटा, भौतिक संस्कृति एवं अभौतिक संस्कृति। इसी पुस्तक में इन्होंने सांस्कृतिक विलंबना का भी सिद्धांत दिया था। आगे हम प्रश्न देखते हैं। भारत में प्रथम नियमित जनगणना किस वर्ष की गई? ऑप्शन ए है 1911, ऑप्शन बी है 1931, ऑप्शन सी है 1881 और ऑप्शन सी है 1880। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, 1881। भारत की प्रथम नियमित जनगणना वर्ष 1881 में रिपन के कार्यकाल में हुई, जबकि पहली जनगणना 1872 में मेयो के काल में हुई थी। और अगर ऐसे देखें तो यह कितने नंबर की जनगणना होगी जो आने वाला है? तो ऐसे हम जोड़ते हैं, मान लीजिए 81, फिर 91, फिर 2001, 1901, 1911, 1921, 1931, 1941, 1951, 1961, 1971, 1981, 1991, 2001, 2011 अभी तक जो जनगणना हुई है वह अगर 1872 को भी ले लें तो यह 15वीं जनगणना, 2011 की जनगणना 15वीं जनगणना होगी भारत की। लेकिन स्वतंत्र भारत में अगर हम देखें तो 1951, 1961, 1961, 1971, 1981, 1991, 2001 और 2011 यानी कि 7 जनसंख्या अभी तक पूर्ण हो चुकी है और आने वाला जनसंख्या 2028 लास्ट के बाद उसे 2026 लास्ट 2027 में उसके आंकड़े प्रकाशित कर दिए जाएंगे, ऐसा सरकार का कहना है, मेरा नहीं। सरकार का कहना है कि 2027 के शुरुआत में नए जनगणना के आंकड़े प्रकाशित कर दिए जाएंगे, यानी कि पब्लिक कर दिए जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की अवधारणा का प्रयोग अपनी निम्नलिखित में से किस पुस्तक में किया? ऑप्शन ए है इंडियाज विलेजेस, ऑप्शन बी है रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुर्ग ऑफ साउथ इंडिया, ऑप्शन सी है सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, ऑप्शन डी है द कोहेंसिव रोल ऑफ संस्कृताइजेशन। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुर्ग ऑफ साउथ इंडिया। इस पुस्तक में संस्कृतिकरण की अवधारणा श्रीनिवास द्वारा दी गई थी। आगे हम प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, वास्तविक तथा सामान्य सामाजिक संरचना के मध्य अंतर किसने स्थापित किया? ऑप्शन ए है नाइडेल, ऑप्शन बी है दुर्कीम, ऑप्शन सी है मर्टन, ऑप्शन डी है ब्राउन। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, ब्राउन संरचना को मूर्त मानते हैं। इसके निर्णायक तत्व व्यक्ति को महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। इनके अनुसार सामाजिक संरचना का अंग या भाग मनुष्य ही है। ब्राउन ने संरचना को 2 भागों में बांटा, वास्तविक संरचना एवं सामान्य संरचना। जो ब्राउन है इन्होंने चोकटाह एवं अमोहा जनजाति का, अफ्रीका की अमोहा जनजाति का भी अध्ययन किया। इतना ही नहीं, इन्होंने अंडमान आइलैंडर्स का अध्ययन किया एवं उसी के आधार पर द अंडमान आइलैंडर्स नामक पुस्तक की भी रचना की थी। इसके आगे हम प्रश्न देखते हैं। और इतना ही नहीं, जो ब्राउन है इन्होंने परिहास जो संबंध है उसका इन्होंने ही उल्लेख किया। परिहास संबंध आगे हम प्रश्नों में बताएंगे। और आज का लास्ट प्रश्न है इस क्लास का,
सोशियोलॉजी दो शब्दों सोशियस एवं लोगोस के मेल से बना है। लोगोस किस भाषा का है? ऑप्शन ए है लैटिन, ऑप्शन बी है जर्मन, ऑप्शन सी है यूनानी, ऑप्शन डी है फ्रांसीसी। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, यूनानी। सोशियोलॉजी लैटिन भाषा से तथा लोगोस यूनानी भाषा से बना है, जिसका अर्थ होता है समाज का विज्ञान। इन्हीं को देखते हुए जब अगस्त काम्ट ने समाजशास्त्र नाम रखा था 1838 में, तो जे.एस. मिल ने इसकी आलोचना करते हुए कहा था कि समाजशास्त्र, मैं अभी बताया था कि समाजशास्त्र दो भाषाओं की अवैध संतान है, एवं बिरिस्टेड ने कहा था कि समाजशास्त्र दो भिन्न भाषाओं की दोगली संतान है। तो मैं ऐसा आशा करता हूँ कि आप लोग इस पूरे क्लास को देखे होंगे, आप लोगों को समझ में भी आएगा। आप लोग इस क्लास को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें एवं जो भी त्रुटियाँ हुई हों कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताएं। मैं उसे सुधार करने की कोशिश करूँगा। पूरा क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।